सच्चाई बताओ कि गवर्नमेंट जो है वो इतना ज्यादा सब कर रही है, परेशान है कि मैडम आप हम बेरोजगार हो तो रोजगार दे दीजिए आप हमको, ये बढ़िया था हमारी कोचिंग में। ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, सबके देखो, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। होता क्या है ना कि सबसे बड़ा होता है आत्मविश्वास, हम कर सकते हैं। अभी मैं एक रील देख रही थी, बड़ी आध्यात्मिक थी। उसमें क्या होता है कि आप जैसा सोचते हैं ना, ब्रह्मांड में वही वाइब्रेशंस घूमते हैं और वही आप पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं आपसे। और जैसा आप सोचते हैं अंत में आप वैसे ही हो जाते हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक केवल यही सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, और मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, जिसका भी डायलॉग रहा हो, लेकिन अगर हम ऐसा सोच लेते हैं शुरू से लेकर के अंत तक तो हो जाता है। और मेरी तो भाई खासकर आदत है कि मैं करने पे ज्यादा विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है कि जितनी जल्दी जल्दी मैंने सोचा है वो काम हो जाए, है ना, क्योंकि समय दिन सेकंड घंटे बदलते टाइम नहीं लगता। इस पल क्या होगा, उस पल क्या होगा, देखो चाय का कप लेके तो आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है, पता नहीं चल रहा है कि अगली चाय वो पी पाएगा कि नहीं पी पाएगा। उस दिन हम डिस्कशन भी कर रहे थे, देखिए तो वही चीजें है ना सारी। चलो अब वापस आते हैं हम लोग, बस वही हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, बात को समझो। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दी, अपनी पीएचडी की, थीसिस लिखी। सबने कहा देखो ऐसा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, बहुत ज्यादा भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने कहा अधिगम ऐसे करो, कुछ लोगों ने कहा अधिगम ऐसे करो, कुछ लोगों ने कहा अधिगम। इन्होंने अपने अधिगम करने के तरीके बताए हैं, अलग अलग तरीके बताए हैं। इसका तरीका ज्यादा पॉपुलर हो गया, ज्यादा प्रयोग में आ गया, वो इंसान उतना पॉपुलर हो गया। तो ये कुछ सिद्धांत कुछ नहीं है, ये प्रयोग हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं। अब एक बात समझो, जब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, तो सभी मनोवैज्ञानिक दो ग्रुप में बट गए। एक ग्रुप कहलाया व्यवहारवादी, जैसे होता है ना कि एक निर्गुण होता है, सगुण होता है। एक कहता है भगवान का कोई आकार नहीं होता, एक कहता नहीं कृष्ण भगवान तो बहुत खूबसूरत थे, सांवले रंग के थे, फलाना रंग के थे, टमाटर रंग के थे। तो दो लोग हो गए, निर्गुण हो गए, सगुण हो गए। वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि मनोविज्ञान में अधिगम की थ्योरी देने वाले दो गुट बन गए। पहला जो गुट बना वो व्यवहारवादी सहचर्य का सिद्धांत कहलाया, बिहेवियर एसोसिएशन थ्योरी कहलाई। यानी कि उसे किससे जोड़ा गया, व्यवहार से जोड़ा गया। और जो दूसरा बना वो ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठन सिद्धांत बना, उसको ज्ञान से जोड़ा गया, मस्तिष्क से जोड़ा गया। याद करो, मैंने जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि एक व्यक्ति ने कहा कि अगर किसी काम को आप बार बार करते हो तो आप एक ना एक दिन परफेक्ट हो जाते हो उसमें, है ना। कहते हैं ना, रस्सी आवत जात और सिल पर पड़त निशान। एक बार, हाँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एक लोगों ने तो ये बात कही, जिन लोगों ने ये बात कही वो व्यवहारवादी थे। उन्होंने कहा आप किसी काम को प्रयास करो, आप पर डे करो, एक दिन परफेक्शन तो आ ही जाएगा, परफेक्शन दौड़ के आपका दरवाजा खटखटाएगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है तुम बेवकूफ हो। तो पहले वाले ने पूछा क्यों, उसने कहा मनुष्य बौद्धिक प्राणी है ना, उसके पास बहुत सारी बुद्धि है, वो क्यों प्रयास करे बार बार, क्यों प्रयास करे, उसके पास बुद्धि है। जब भी कोई दिक्कत आएगी वो फटाक से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, उसको सॉल्व कर लेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में क्या इंसान से ज्यादा बुद्धिमान कोई हुआ है, कोई नहीं हुआ। उसे प्रयास करने की जरूरत नहीं है। देखो दो गुट मिले, एक मिला जो बिलीव करता है कि आप बार बार क्या करो, प्रयास करो, त्रुटि आएगी, गलती आएगी, लेकिन एक दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। दूसरा क्या कहता है कोई जरूरत नहीं है, बुद्धिमान हो तुम सब कर लोगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सारी बातें बौद्धिक क्षमताओं से सॉल्व की जा सकती हैं? अगर की जा सकती है तो बुद्धि से उठाओ कार, जिनको नहीं आती चला के दिखाओ रोड पर। पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी सूझ प्रयोग में आ जाती है, लेकिन कभी कभी तो मोस्ट सुटेबल कौन है, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो बहुत ज्यादा प्रायोगिक है, बहुत ज्यादा क्या है, चर्चा में है, और बहुत ज्यादा सही है। तो यही हो ज्यादा मॉडर्न हो गया, चर्चा में आ गया। तो ये दोनों थ्योरियां हैं। अब इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक क्या है, गुट में बटे हुए हैं, यही आपको देखना है। तो दो सिद्धांत मिले, पहला क्या मिला व्यवहारवादी, और दूसरा क्या मिला ज्ञानात्मक। मतलब एक में बुद्धि की बात की गई है और दूसरे में प्रयास और त्रुटि की बात की गई है। एक बात याद रखो, प्रयास और त्रुटि एक टॉपिक होता है, जीडी टॉपिक होता है, जहां पर स्पोकन में पढ़ाई जाती है, वहां पर एक जीडी का टॉपिक दिया जाता है कि सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस या आपकी नॉलेज। एक बात याद रखो, प्रैक्टिस से नॉलेज गेन की जा सकती है। अगर आप मेहनती हो आप सब कुछ पा लोगे, लेकिन अगर आप बुद्धिमान हो और मेहनती नहीं हो नहीं पा पाओगे। इंसान का मेहनती होना जीवन में बहुत जरूरी।
बहुत जरूरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके भारत में जितने भी अरबपति करोड़पति हैं ये सब 10 फेल ही होंगे, पक्का बता रही हूँ मैं। ये सब क्योंकि ये मेहनती थे, भले इनके पास नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, डिग्री नहीं थी, मेहनती थे। इन्होंने क्या 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 से क्या बना लिया इन्होंने। तो यहाँ पर व्यवहारवादी अपने आप में क्या है, व्यवहारवादियों का झंडा ऊंचा है यहाँ पर, क्योंकि हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, समाज में हम ये बात देख रहे हैं। चलो आगे देखते हैं हम। देखो मैंने यहाँ पर क्या रखी, कुछ थ्योरीज रखी है मैंने यहाँ पर। मैंने लिखा व्यवहारवादी साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, व्यवहारवादी साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है, हम इसको देखेंगे। लेकिन पहले आप क्या करो, इसको जरा नोट कर लो, लिखो। मैं लिखवा रही हूँ, उसके लिए पेज छोड़ दो, मूल प्रवृत्तियों के लिए, ठीक, बस केवल एक सिंगल पेज छोड़ दो और हेडिंग डालो अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, ठीक। मैं लिखो कि मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर, मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। अधिगम के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। पहला व्यवहारवादी, ये बांटा नहीं है, अपने आप एक गुट बन गया है ना, अपने आप ही दो ग्रुप बन गए। व्यवहारवादी साहचर्य का सिद्धांत, व्यवहारवादी साहचर्य का सिद्धांत क्या है, ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठन का सिद्धांत, ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठन का सिद्धांत। प्लस वाले देख सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठन का सिद्धांत। तो सिद्धांत देखें, हम पहली बात करेंगे व्यवहारवादी साहचर्य का सिद्धांत। जो बोर्ड पे लिखा है वो लैंग्वेज ढूंढने की कोशिश मत करिए, उतना लंबा लंबा लिखाएंगे तो हो चुका काम है ना। शॉर्ट में बातें, बस पीपीटी में तो लिखना ही पड़ता है ये सब कुछ हमको, शॉर्ट में आपके लिए बिल्कुल, ठीक है। व्यवहारवादी साहचर्य का सिद्धांत, तो देखते हैं व्यवहारवादी साहचर्य का सिद्धांत क्या कहता है। देखो भाई, व्यवहारवादी साहचर्य दिमाग में क्या होना चाहिए, प्रयास और त्रुटि, कोई शॉर्टकट नहीं। ये कहते हैं सफलता शॉर्टकट नहीं मांगती, मेहनत मांगती है, टाइम मांगती है, पेशेंस मांगती है। अगर आप लेबोरियस हैं, आप टाइम दे रहे हैं, आपके पास पेशेंस है, तो आप एक ना एक सफलता हासिल कर लेंगे। ये फिलॉसफी किसकी है, व्यवहारवादियों की है। व्यवहारवादियों ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। व्यवहारवादी कहते हैं कि फिर भी उन्होंने यही बोला है, सेम घूम फिर के बात आ गई कि सीखना व्यवहार में क्या है, परिवर्तन है। इन्होंने कहा तुम जितना ज्यादा सीखोगे तो अपने व्यवहार में क्या देखोगे, परिवर्तन देखोगे। तो भाई सिंपल सी बात, ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे एग्जांपल देखो, बच्चे को बार बार नमस्ते करने को कहो और उसे कह दो भैया कि तुम्हें कहने पर पुरस्कार मिलेगा, एक दिन तुम पुरस्कार नहीं भी दोगे बच्चा तब भी आदत में आता है, आ गया है ना। बच्चे को बार बार बोलो पैर छू लो पैर छू लो, तो कभी मामा भी आ जाते हैं तो उनके भी पैर छू लेता है, बल्कि उसको नहीं पता है कि मामा के पैर नहीं छूना है, बट उसकी आदत में है। आपको पता है मेरे साथ एक घटना हुई थी, जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद जब मैं अपनी मौसी के घर गई तो मैंने अपनी मौसी के पैर छू लिए, मैंने अपनी मौसी के पैर छू लिए। मेरी प्रैक्टिस में इतना ज्यादा पैर छूना था, मेरी मौसी बिल्कुल चौंक गई, वो तो तुमने मेरे पैर छू लिए। मैंने कहा मौसी, कभी कभी फोन में होता है बोलते तेरे पैर छूना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में इतना ज्यादा होता है पैर छूना। तो ये हमारे साथ भी कोई आम बात नहीं है। हम जिस काम को अपने व्यवहार में बहुत ज्यादा लेकर के आ जाते हैं वो क्या हो जाता है, हो ही जाता है ना। तो इधर देखो उत्तेजना प्रतिक्रिया, देखो उत्तेजना और प्रतिक्रिया का भी संबंध है। आप किसी काम को उत्तेजना से करोगे तो प्रतिक्रिया भी उत्तेजित ही होगी, नहीं होगी क्या। तो सीखने के ये आयाम है, ये कह रहा है कि आप किसी भी प्रक्रिया को उत्तेजित होकर सीखोगे तो प्रतिक्रिया क्या क्या करेगी, वो भी उत्तेजित ही होगी। एग्जांपल देखो इसमें दे रखा है, क्या कहता है एग्जांपल देखो, घंटी बजाते ही छात्र खड़े हो जाते हैं। नहीं, अब घंटी भले मान लो किसी ने गलती से बजा दी हो, घंटी बराबर छुट्टी, घंटी बराबर छुट्टी। कभी कभी क्या होता है एक घंटी में छुआ और वो घंटा नीचे गिर गया, जब तक वो उठाया बच्चे भाग गए, पूरी घंटी बजी ही नहीं, यानी घंटी बराबर उत्तेजना। नहीं, शाम को 6 बजते हैं, बेचारी घरेलू हाउसवाइफ ऐसा भागती जीने में से देवदास पारो भाग रही होगी, मैं पति आ गए, उत्तेजना। भले कोई मान लो दूध वाला फूल वाला कुछ आया हो, उनको ये लगता है पति आ गया। नहीं होता ऐसा, महिलाएं कहेंगी नहीं होता, अब नहीं होता, शुरू शुरू में होता था है उत्तेजना। अब तो लगता है आधा घंटा और लेता है तो ठीक है, सही है कि नहीं।
नहीं, आधे घंटा और लेटा तो ठीक, थोड़ा सुकून मिले हमको। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, नहीं होता था कि जहाँ 5-6 बजते थे और पतियों के घर आने का टाइम होता था, महिलाएं बिल्कुल सास सिंगार करके तैयार हो जाती थी कि हमारा आदमी घर आने वाला है। आजकल ऐसा नहीं होता, अब बवाल आ गया। देखो कविता कुछ कह रही है ना। दूसरा देखो क्या है, दूसरा क्या है, अधिगम अभ्यास पुनरावृत्ति और अनुकरण से होता है। तीनों बातें अपने आप में बिल्कुल सही है। हम बार बार उसी चीज को पढ़ रहे हैं। बच्चा बार बार लिखने से सही अक्षर बनाना सीख जाता है। पहले डॉट्स बनवाए जाते हैं, फिर लाइनें खींची जाती हैं, फिर पूरा अक्षर बनाया जाता है। किसी एक चीज को सिखाने के लिए कितने तरीके अपनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, बाहरी वातावरण और पुरस्कार दंड का प्रभाव। वही बात सेम, बाहरी वातावरण जैसा होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं घर का माहौल अच्छा रखो, बच्चों के सामने गाली वाली मत दो, बच्चों के सामने तुकार की बात मत करो, बच्चों के सामने झगड़ा मत करो। क्यों? क्योंकि वातावरण का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है ना। तो ये हो गया। कक्षा में अच्छा जवाब देने पर शिक्षक वेरी गुड कहे तो बच्चा उत्साह से और अच्छा जवाब देने लगता है या उत्साह से भर जाता है। उसको लगता है अरे वाह मुझे वेरी गुड मिला। जैसे मेरी बेटी है, कभी कभी कुछ जवाब देकर के आती है, अगर मैडम उसको वेरी गुड नहीं कहती तो वो स्पेशली आके मुझे बताती है कि आज मैंने जवाब दिया था बट मैडम ने फिर भी मुझे वेरी गुड नहीं बोला। कहीं ना कहीं उसने सोचा और उस बात को कैरी करके दिमाग में घर तक लेकर आई, तभी तो उसने मुझसे बोला। वरना छोटा सा बच्चा था, उसको तो भूल जाना चाहिए था, लेकिन वो बात उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई, स्पेस बना ले गया। तो अगर आप बच्चे की तारीफ करते हो तो अच्छा होता है। बच्चे की क्या, बीवी की भी तारीफ करोगे तो खाना अच्छा बनाएगी। नहीं, आप कहते तो चाय अच्छी बनी, देखो दूसरे दिन और इलायची इलायची डाल के देगी, लेकिन तारीफ तो इतनी खलती है आप लोगों के मुंह से कि पूछो तो होती नहीं है। हैं? इस पे चर्चा हम लोग बहुत बड़ी चर्चा कर चुके हैं इस पर हम लोग। तो देखो क्या कह रहा है, हाँ सही है कि नहीं। तो वो तो बिल्कुल निकलती ही नहीं तारीफ मुंह से, बिल्कुल एकदम। हमारे तो हम इनसे पूछ ले बढ़िया बना है तो क्या बोलेंगे, कितनी बार पूछोगे, मैंने तो पहली ही बार पूछा है। क्या चीज कर दे पति, अब चेंज कर दीजिए, हम तो बड़े टेंशन में आ गए, क्या चेंज कर दें। अरे भाई चाय तुमको गर्म पानी करना नहीं आता, तुम चाय की बात कर रही हो। इधर देखो भाई, पूरा बोला करो और खतरनाक बात बोल देती हो। अरे अभी समझ तो लो पूरा। इधर देखो क्या कह रहे हैं, इस सिद्धांत में अधिगम को एक यांत्रिक प्रक्रिया माना गया है। क्या कहा गया है, यांत्रिक प्रक्रिया माना गया, जिसमें सीखना व्यवहार में देखे जाने वाले बदलाव को मापा जा सकता है। बात समझ रहे हैं, यानी कि हम व्यवहार को माप सकते हैं कि बालक ने कितना सीखा कितना नहीं। आपने अपनी बेटी से कहा चाय बना के लाओ, आपकी बेटी चाय बना के लाई, चाय कम पकी थी, आपने तुरंत बताया कि बेटा चीनी चटपटी तो सब कुछ अच्छी थी बट चाय पकी कम थी थोड़ी सी। आपने अंदाजा लगा लिया, दोबारा चाय बनाएगी हो सकता है वो अच्छी पक जाए, आप तुरंत बोलोगे आज चाय अच्छी पकी थी। यानी कि आप एनालिसिस, एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके दे सकते हो। लेकिन क्या दूसरे वाले में सूझ में क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना। चलो तो ये बात समझ में आ गई। अब ले लो भाई जरा इसका, हाँ इसको ले लो नीचे से, बस यही लेना है हमको, यहाँ से ले लो ये वाला पूरा। हाँ हम तो लिखवाएंगे, फोटो लेना हो तो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आपको लेना हो ले लो, हम तो भी पूरा लिखवाएंगे इसको, पीपीटी से काम थोड़ी ना। जो लिखने में मजा है वो फोटो खींचने में थोड़ी ना है। हो गया डन। लिखो देखो, पहला व्यवहारवादी, व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, इसमें लिखो। हाँ मतलब शॉर्ट में व्यवहारवादी बोलते हैं उसको, व्यवहारवादी सचर लिख सकते हो, एसोसिएट। इसमें लिखो कि व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत मनुष्य के व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है। मनुष्य के व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है, बल देता है। इसमें इसमें महत्वपूर्ण बदलाव देखे जाते हैं, महत्वपूर्ण बदलाव देखे जाते हैं, देखे जाते हैं, देखे जाते हैं। जैसे अब पॉइंट्स में लिखो, पहला उत्तेजना, पहला उत्तेजना, उत्तेजना कि व्यवहारवादी ऐसा मानते हैं कि, व्यवहारवादी ऐसा मानते हैं कि सीखने का सीधा संबंध, सीखने का सीधा संबंध प्रतिक्रिया से होता है, प्रतिक्रिया से होता है, सीधा संबंध प्रतिक्रिया से होता है।
प्रतिक्रिया से होता है। यदि बच्चे है ना, बड़े भी हो सकते हैं, बट हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बच्चे, यदि बच्चे किसी कार्य को सीखते समय किसी कार्य को सीखते समय किसी कार्य को सीखते समय बार बार प्रतिक्रिया देते हैं, बार बार प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह उनके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर देती है। तो वह उनके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर देती है। तो वह उनके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर देती है। उदाहरण देखो, पहली बार जब बच्चा कभी कक्षा में आया होगा, पहली बार बेल बजी होगी और पहली बार उसने भागने की प्रतिक्रिया और बच्चों के साथ दी होगी। दोबारा भी किया, तिबारा भी किया, महीने भर किया, 6 महीने भर किया, साल भर किया। अब वो जान गया, बेल बजी मतलब भागो, बेल बजी मतलब भागो, बेल बजी मतलब भागो। अब वो जान गया कि बेल बजने पर हमें भागने की प्रतिक्रिया देनी है। अब वो सीख गया है ना। लिख लो उदाहरण में, जैसे जैसे स्कूल की घंटी बजने पर स्कूल की घंटी बजने पर स्कूल की घंटी बजने पर बजने पर बजने पर बच्चों का घर जाने के लिए खड़े हो जाना, बच्चे का घर जाने के लिए खड़े हो जाना, बच्चे का घर जाने के लिए खड़े हो जाना, खड़े हो जाना, हो जाना। ठीक, दूसरा लिखो, अधिगम अभ्यास और अनुकरण से होता है। अधिगम अभ्यास और अनुकरण से होता है। मुझे लगता है इसमें कुछ लिखाने की जरूरत है नहीं भाई। अभ्यास और अनुकरण से होता है। इसको मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं, मल्टीपल टाइम लिख चुके हैं, है ना। इसको स्किप करो, टेक्स्ट लिखो। अधिगम अभ्यास और अनुकरण से होता है, होता है। ठीक, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल कि बालक अक्षर बनाने का प्रयास बार बार करता है। बालक अक्षर बनाने का प्रयास बार बार करता है, बार बार करता है। दूसरा, बाहरी वातावरण, पुरस्कार और दंड का प्रभाव। बाहरी वातावरण और पुरस्कार दंड का प्रभाव, इस पे भी एग्जाम्पल लिखो खाली। हाँ, हेडिंग है बाहरी वातावरण, पुरस्कार और दंड का प्रभाव। इस पे भी खाली उदाहरण लिखना है आपको। वातावरण, दंड और पुरस्कार का प्रभाव। ठीक, इस पे लिखो। सही उत्तर देने पर प्रशंसा, सही उत्तर देने पर प्रशंसा, जो बच्चे के उत्साह को बढ़ाती है, जो बच्चे के उत्साह को बढ़ाती है। जबकि जबकि गलत, जो बच्चे के उत्साह को बढ़ाती है। जबकि जबकि गलत उत्तर देने पर दंड, या आपसे सीटेट में उदाहरण के साथ पूछा जाता है। ठीक, जबकि गलत उत्तर देने पर दंड बच्चे के उत्साह को घटाती है। तो बताओ क्या होना चाहिए, दंड या पुरस्कार? पुरस्कार। लेकिन अगर गलत उत्तर है तो क्या करना चाहिए? गलत उत्तर को भी पूरा सुनना चाहिए, गलत उत्तर को भी पूरा सुनना चाहिए। और कक्षा के बाहर बच्चे को थोड़ा अतिरिक्त समय देकर, समझो, कक्षा के बाहर बच्चे को अतिरिक्त समय देकर उसे समझाना चाहिए कि ये गलत कैसे हुआ है। सीटेट में मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, गलत उत्तर को भी पूरा सुनना चाहिए, बीच टोकना चाहिए किसी को बोलते समय, है ना। तो ये बात हमने कर ली कि क्या होना चाहिए, बाहरी वातावरण, पुरस्कार और दंड का प्रभाव। समझ में आ गया। निष्कर्ष लिखो नीचे, निष्कर्ष। निष्कर्ष इसमें लिखो, इनके द्वारा दिए गए अधिगम की प्रक्रिया को मापा जा सकता है। अधिगम की प्रक्रिया को मापा जा सकता है। अधिगम की प्रक्रिया को मापा जा सकता है। ठीक, अब सबसे बड़ा काम हमारे पास ये है,
हम देखेंगे इस व्यवहारवादी थ्योरी, जैसे बीजेपी होती है ना, कांग्रेस होती है, हम कहते हैं बीजेपी में कौन कौन था, फिर हम कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, मोदी हैं, है ना। एक विचारधारा को मानने वाले कौन कौन है, कांग्रेसी कौन थे, नेताओं के नाम लेते ना, जस्ट लाइक सेम इन केस ऑफ थ्योरी। हम देखेंगे यहाँ व्यवहारवादी कौन कौन थे, और जो जो व्यवहारवादी थे हम उन्हीं की थ्योरी पढ़ लेंगे, हमारा काम हो गया। ठीक, देखो जरा अब व्यवहारवादी कौन कौन था। पावलोव सबसे बड़े व्यवहारवादी, कौन थे, पावलोव। इनकी थ्योरी कुत्ते वाली बड़ा काम करती है। सर्कस में इसका खूब यूज होता है। रिंग में जो शेर धड़ाक से कूद जाता है, बंदर बंदरिया का नाच, सब पावलोव का खेल है। ये पावलोव की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, है ना। तो बंदर वो कहता है ना, मदारी नहीं कहता है कि बंदरिया चली गई ससुराल, तुम कैसे गुस्सा होगे, तो बंदर गुस्सा के दिखाता है। ये कौन, ये पावलोव का थ्योरी है, पावलोव की अधिगम की थ्योरी पर काम हो रहा है। रिंग का सर्कस तुरंत कूदता है, रिंग में देखते हो ना, ये सब पावलोव हैं, है ना। इसके बाद देखो स्किनर, बड़े बड़े नाम हैं, स्किनर भी इसी में है। उसके बाद थॉर्नडाइक, वॉटसन, हल, गुथरी, टॉलमैन, मिलर, ये सारे कौन है, व्यवहारवादी है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से मिलता है, कौन व्यवहारवादी है और कौन व्यवहारवादी नहीं है। तो यही छांटना होता है एक। तो हम जब आप देखो, जब आप किसी को गली को अंदर खूब घूम लेते हो ना, तो गली का दरवाजा कभी नहीं भूलते। जब आपको हम इतना पढ़ा देंगे इनके बारे में, तो इनका नाम तो आप रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। अभी केवल आप इनके खाली नाम की लिस्ट लिख लो कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी थे। सब फोटो खींचोगे सारी है, हाँ नोट करो तो ज्यादा अच्छा है भाई, फटाफट। व्यवहारवादी सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिक, फटाफट इनके नाम नोट करो। पावलोव, इन्होंने थ्योरी दी, उसका नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर, इन्होंने थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। थॉर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। जेबी वॉटसन, आधुनिक व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं ये। उसके बाद हल, ये इन्होंने ड्राइव रिडक्शन की थ्योरी दी थी। उसके बाद गुथरी, इन्होंने भी सपोर्ट किया था किसका, ऊपर टॉलमैन, नियो बिहेवियरिस्ट की थ्योरी दी थी इन्होंने। उसके बाद ब्राउन, इन्होंने हल और मिलर के साथ मिलकर थ्योरी दी थी। तो ठीक है, तो ये इनकी थ्योरी है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। पहले हम व्यवहारवादी पढ़ेंगे, एक एक मनोवैज्ञानिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत की ओर चलेंगे। ठीक, तो ये नोट कर रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आज के लिए तैयार रखते हैं। हाँ, अरे हम सारा लिखवाएंगे, कुत्ता बिल्ली चूहा हम सब दिखाएंगे आपको। हम आगे का दिखा देते हैं, इधर देखिए, रुकिए 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 2 मिनट, ये देखिए। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक एक थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करोगे। ये देखिए, पहले थ्योरी किसकी, थॉर्नडाइक की। हमारा आगे का जो मैप होगा, रोड मैप होगा, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक कहाँ के थे, क्या किया उन्होंने, उनके प्रयोग, इनकी थ्योरी के उपनाम। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनका पजल बॉक्स, कैसे इन्होंने क्या काम किया। फिर उसके बाद इनके सिद्धांत, क्या इन्होंने सिद्धांत किया। उसके बाद इनके नियम और मुख्य बातें, मतलब निष्कर्ष लास्ट में हम देखेंगे क्या है। और उसके बाद शिक्षा पर इनका प्रभाव। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या हो जाएंगे, स्किनर। सेम प्रोसेस स्किनर का भी ऐसे ही चलेगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बच के जाएगा नहीं, परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हाँ वापस कर दे, वापस कर देते हैं भाई। ये तत्परता समाप्त करने का एक नियम था, है ना, आपके अंदर जो तत्परता थी उसको हमने थोड़ा समाप्त करने का प्रयास किया है। तो बस जुड़े रहिए हमसे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ये देखो भाई, दिख रहा है अब, चलो कहाँ पे है क्लासिकल, ये हम लिखवाएंगे ना, क्यों परेशान है, ये हम सारा लिखवाएंगे। अभी आप लिख लो खाली, चलो थैंक यू, इसको नोट कर लेना। ठीक।